चलिए तो अपने टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नया चैप्टर है आज एंड द टॉपिक इज डिविडेंड डिसीजंस। अगेन प्रैक्टिकली ये फाइनेंस पूरा सब्जेक्टिव ऐसा है कि जो कुछ भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो रियल लाइफ में कंपनीज यूज करती है। तो जितना हम डिस्कशन करेंगे आपको क्लैरिटी आएगी कि रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये सब चीजें किस तरीके से मैनेज होती हैं। अगेन द टॉपिक इज नॉट ओनली फॉर्मूला बेस्ड, वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहले हम कंसेप्ट पे जाएंगे। मैं आज कोई फॉर्मूला नहीं समझाने वाला हूँ, कोई सम्स नहीं कराने वाला हूँ। पहले बेस डेवलप करेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी है क्या, इसको डिविडेंड पॉलिसी बोलेंगे, डिविडेंड डिसीजंस बोलेंगे। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखो डिविडेंड होता क्या है, वर्ड का मीनिंग तो आपको पता है, तो थोड़ा बहुत आप बता दो व्हाट इज डिविडेंड, बेसिक मीनिंग समझा दो। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो एग्जैक्टली प्रॉफिट या और कुछ इसमें ऐड ऑन करोगे, जितना प्रॉफिट है वो पूरा डिविडेंड होता है ऐसा। तो कंपनी के प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एंड दैट पेमेंट इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, ये अपने बोल सकते हैं कितना हिस्सा दिया जाता है और कितना दिया जाना चाहिए। इसका कोई पैरामीटर है, कोई फॉर्मूला है, कोई रूल है कि जितना भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है क्या वो सारा डिविडेंड के फॉर्म में दे देना चाहिए, या कुछ भी नहीं दे तो भी चलेगा, या थोड़ा थोड़ा बांट ले, थोड़ा दे देते हैं थोड़ा रखते हैं, क्या करें? प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉफिट हुआ है, चलो अब क्या करें, सारा दे दे, क्योंकि अल्टीमेटली तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा लगा है, तो प्रॉफिट पे सारा हक तो शेयर होल्डर्स का है। अगर सारा बांट दिया तो मैनेजमेंट के हाथ में कुछ नहीं बचेगा, प्रॉफिट का कोई हिस्सा। और अगर कुछ भी नहीं दिया तो चलेगा क्या? कंपलसरी डिविडेंड देना हर साल। लॉ में क्या लिखा है? इज इट मैंडेटरी कि आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा एवरी ईयर? ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, इक्विटी प्रेफरेंस, इस बात से कोई फर्क पड़ता है? प्रेफरेंस वालों को देना पड़ता है, फिक्स परसेंटेज होता है उनका। उसमें भी फिर होता है क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, आपने पढ़ा है सब। क्यूमुलेटिव का मतलब पिछले साल का अरियर है तो इस साल पे करना पड़ेगा, और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है मतलब जिस साल का है उस साल दे दिया तो ठीक है, नहीं मिला तो भूल जाओ, अगले साल मांगने मत आना, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव। बट कहीं ना कहीं ये कंपल्शन रहता है कि प्रेफरेंस वालों को एवरी ईयर आपको डिविडेंड देना है, और क्यूमुलेटिव है तो फिर एनी हाउ कभी ना कभी देना ही पड़ेगा, तो बेटर है आप पे करके खत्म करो। इक्विटी वालों में तो ऐसा कोई लॉ है नहीं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कंपनी का मैनेजमेंट किस बेसिस पे डिसाइड करे कि कितना डिविडेंड देना है। जैसे आपने बोला प्रॉफिट का एक हिस्सा दे देना चाहिए, अब वो एक हिस्सा कितना? प्रॉफिट का 5%, 10%, 20%, 50%, 80%, ये कैसे डिसाइड होगा? कुछ तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए ना कंपनी की कि हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे और इतना डिविडेंड देंगे। नाउ दैट डिसीजन मेकिंग और दैट पॉलिसी मेकिंग इज आवर टॉपिक, डिविडेंड डिसीजंस। एक कंपनी को अपने प्रॉफिट में से कितना हिस्सा बांटना चाहिए शेयर होल्डर्स के साथ, ये डिसाइड करना कंपनी की प्रायोरिटी होती है, बिकॉज बात पैसों की। अब कोई कंपनी ये सब डिसीजंस कैसे लेती है वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी आपको दूंगा, वो लोग कितना डिविडेंड देते हैं, रियल डेटा भी देखेंगे, जिससे आपको एक क्लैरिटी आएगी काम कैसे होता है। अब देखो पॉइंट ये है, कंपनीज को मैं यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग दो कैटेगरी में बांट रहा हूँ। एक है ग्रोथ ओरिएंटेड और दूसरी है स्टेबल कंपनीज। दो कैटेगरी समझ लो। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब वो कंपनी जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हम ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, हम ये बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। दे हैव अ विजन फॉर फ्यूचर कि आगे हम कितना ग्रो कर सकते हैं, तो ऐसी कंपनीज को बोलेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड। स्टेबल कंपनीज वो है जिनका बिजनेस ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है और अब है ना जो है वो चल रहा है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, शांति से प्रॉफिट आ रहा है। कोई एक्सपेंशन, कोई और बड़े प्लांट लगाना, कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना, ऐसा अभी कोई दिमाग में प्लान लॉन्ग टर्म में या नियर फ्यूचर में नहीं है, तो ऐसी कंपनीज को हम बोलेंगे स्टेबल कंपनीज। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि आज की डेट में कौन सी कंपनीज इन कैटेगरीज को बिलोंग करती है। जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में आप एग्जांपल ले सकते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आप एग्जांपल ले सकते हो इटर्नल का। इटर्नल मीन्स जोमेटो, जोमेटो ने अपना नाम चेंज कर दिया, नाउ द ब्रांड इज इटर्नल और उसका एक पार्ट है जोमेटो, वैसा हो गया। तो ये सब कंपनीज है, ये सब ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं। आप टाटा ग्रुप का एग्जांपल भी ले सकते हो, सब ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज है। इन्होंने ऐसा नहीं कि हमने जितना अचीव कर लिया काफी है और कुछ नया करते रहना है। स्टेबल कंपनीज में कौन कौन सी है? मोस्टली गवर्नमेंट कंपनीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SBI, LIC, ये सब नाम है, स्टेबल है। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की इंडिया में कुछ आई थिंक 16,000 से ऊपर पेट्रोल पंप्स है, 16,000 प्लस, ऑलमोस्ट हर टेरिटरी को कवर कर चुके हैं। तो बोले हमारे पास ना एक्सपांशन के लिए कोई और विजन नहीं है कि 16,000 का 20,000 करना है, 50,000 करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेजोरिटी वी हैव अचीव। लेकिन रिलायंस बोलता है यार मुझे तो अभी रिलायंस रिटेल के और 5,000 स्टोर खोलने हैं इंडिया में, जियो मार्ट को इतना बड़ा बनाना है,
ये करना है वो करना है, बहुत सारा विजन है मेरे पास, जितना पैसा होगा उतना और बिजनेस करूंगा। टाटा बोलता है भाई हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। इटरनल बोल रहा है मैंने जोमेटो से शुरू किया था, मैं ब्लिंकिट में आया हूँ, ब्लिंकिट के बाद कुछ और करूंगा। बोला मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितना पैसा मेरे पास होगा मैं और ग्रो कर सकूंगा। अप्रोच समझ आ रहा है? अब ये दोनों कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, तो एक मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सोचो कि आप कंपनी को मैनेज कर रहे हो, आपने प्रॉफिट कमाया है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा मैं रिटेन करूं, उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ये टर्म यूज होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, और कितना हिस्सा मैं डिविडेंड के नाम पे पे आउट कर दूं टू माई इन्वेस्टर्स। ये डिसीजन आपको लेना है एज अ मैनेजमेंट। अब आप बताओ, अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी हो तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच, टू रिटेन मेजॉरिटी ऑफ द अमाउंट और टू पे आउट एज डिविडेंड? क्या करना चाहिए? रिटेन। क्यों रिटेन करना चाहिए? बिकॉज उसी पैसों को री इन्वेस्ट करके आप और बिजनेस बढ़ा सकते हो। तो यू आर हंग्री फॉर द मनी कि यार और पैसा लाओ, मैं और इन्वेस्ट करता हूँ, ये बिजनेस को 4 गुना बड़ा करूंगा, लेकिन फंड्स तो चाहिए ना। तो ये पैसा जितना मैं रिटेन करूंगा उतना मैं री इन्वेस्ट करूंगा, उतना बिजनेस ग्रो होगा। बात समझ आ रही? लेकिन ये कंपनी IOCL बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया, क्या करे इतने पैसों का? पैसा किसका है? शेयर होल्डर्स का, इन्वेस्टर का है। दे दो ना, खत्म करो। हमारे पास अगर पड़ा भी रहेगा, हम उन पैसों का करने क्या वाले हैं? कुछ भी नहीं, हमारे पास अभी कोई विजन नहीं है। तो ऐसी कंपनीज डिविडेंड पे आउट ज्यादा करती है और अपने इन्वेस्टर खुश रहते हैं कि अच्छी इनकम आ रही है। बात समझ आ रहा है? तो ये डिसीजन लेना इस चैप्टर का मेन बेस है, डिविडेंड पॉलिसी। अब आप IOCL की अगर बात कर रहे हो, मैं आपको रियल डेटा बताता हूँ। इन लोगों ने एक पॉइंट पे 10% प्लस डिविडेंड पे आउट दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 10% प्लस का मतलब है कि अगर आपने 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो आपको 1 साल का 11 रुपए डिविडेंड दिया है कंपनी ने। 11 रुपए। FD का इंटरेस्ट नहीं है इतना, FD का इंटरेस्ट है 7, 7.5, 8%। इन्होंने 11% डिविडेंड बांटा है। तो 1 लाख रुपए के इंडियन ऑयल के कोई शेयर लेके बैठा है ना, उसको साल के एंड में 11,000 रुपए डिविडेंड मिला है। इससे अच्छा तो रिटर्न ही नहीं है। अभी ये एवरेज कम हो गई है, 7-8% फिर भी है, तो दिस इज वेरी हाई नंबर। और यही अगर मैं आपको रिलायंस का डेटा बताऊं ना, तो रिलायंस वाला पूरे साल का डिविडेंड देता है 7 रुपए एक शेयर पे, और शेयर का भाव है 1500 रुपए। अब ये रेशियो निकालोगे ना तो 2-2.5%, 3% से ज्यादा नहीं होता है, उतना भी नहीं होगा शायद। बात समझ आ रही? कितना? 2% भी, आधा परसेंट हो रहा है, सॉरी, ये तो और कम हो गया, 0.5%। डिफरेंस दिख रहा है? रिलायंस वाले को पैसा चाहिए बिजनेस बढ़ाने के लिए, इंडियन ऑयल को नहीं चाहिए। इंडियन ऑयल बोलते ले जाओ ना, तुम्हारा ही प्रॉफिट है, हम क्या करेंगे, हमारे कुछ काम ही नहीं आने वाला, लेके जाओ, हम तो यूज कर नहीं सकते। लेकिन रिलायंस वाला बोलता है भाई मैं तुमको ही बांट दूंगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा, बिजनेस आगे कैसे बढ़ाऊंगा, ग्रोथ नहीं करूंगा तो वैल्यू कैसे दोगे तुम? भाई मैं ज्यादा डिविडेंड नहीं दूंगा, इतना ही दूंगा। ये रियल डेटा है। बात समझ आ रही? तो दिस इज द माइंडसेट। ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी कैसे सोचती है और स्टेबल कंपनी कैसे सोचती है। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा और रिजिड हो जाओ इस मामले में, तो एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी आप सोचोगे मैं डिविडेंड दे ही क्यों रहा हूँ, इतना भी क्यों दे रहा हूँ, ये पैसे भी मैं इन्वेस्ट ही कर देता हूँ, तो चलेगा ऐसा? अब आपको यहाँ पे इन्वेस्टर का माइंडसेट भी समझना पड़ेगा। जो इंसान 1500 रुपए शेयर में लगा के बैठा है, उसको पूरे साल में 1 रुपया भी उसके हाथ में ना दिखे तो उसको वैल्यू नहीं क्रिएट होगी, उसको उल्टा टेंशन होगी कि यार मिलता क्या है, इतने पैसे लगा रखे हैं मैंने, हाथ में तो कुछ आता नहीं, साल के एंड में थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ताकि हमें अच्छा, को फील गुड फैक्टर होता है ना कि यार कुछ पैसे आए, अकाउंट में मैसेज आता है, ग्रीन कलर का क्रेडिट होता है, डिविडेंड क्रेडिटेड फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो भले 10 रुपया क्यों ना है, खुशी बड़ी होती है, तो कुछ तो पैसा आया। तो 7 रुपए एक शेयर पे दे के वो इन्वेस्टर को एटलीस्ट कुछ तो पे आउट कर रहा है, आधा % ही सही, 1% ही सही। तो इस तरीके से एक इन्वेस्टर का माइंडसेट भी समझना जरूरी होता है। आप बहुत ज्यादा रिजिड नहीं हो सकते कि यार छोड़ो, अपने तो ग्रोथ कंपनी है, 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये बात समझ आ रही? तो इस तरीके से कंपनी थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट भी करके चलती, थोड़ा बहुत डिविडेंड देना पड़ता है। ये तो ठीक है। एक अपनी कंपनी है MRF टायर, इसका एक शेयर कितने का पता है आपको? 1 लाख से ऊपर है, 1,50,000 रुपए का शेयर। ये डिविडेंड कितना देते हैं पता है? एक बार इन्होंने डिविडेंड दिया था 3 रुपए पर शेयर। 1.25 लाख रुपए से ऊपर का शेयर था, 1,40,000, 1,50,000, और एक शेयर पे डिविडेंड कितना दिया पता है? 3 रुपए। आप रिटर्न तो आप कैलकुलेट भी नहीं करोगे, कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा, मिला क्या? 3 रुपए। सोचो, मैनेजमेंट इज लीस्ट कंसर्न, बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं रखने ना शेयर, आप बेच दो। बोले हम आपको खुश करने नहीं बैठे, हमको बिजनेस पे फोकस करना है, हम जितना दे सकते हैं नाम का उतना देंगे, इतना ही मिलेगा। उन्होंने ये सोचा भी नहीं कि जिसने 1.5 लाख का शेयर खरीदा होगा उसको 3 रुपए क्रेडिट होंगे, उसको कैसा लगेगा। बात समझ आ रही? 1.5 लाख के शेयर पे कम से कम 1000 रुपए तो दे दो,
1500 के शेयर पे अगर 7 रुपए मिल रहा है तो 1.5 लाख के शेयर पे 700 तो मिलना चाहिए, 3 रुपए। फिर उसके बाद दिया 9 रुपए, फिर एक बार दिया अभी लास्ट टाइम कुछ 60 रुपीज, तो थोड़ा बहुत भी इज्जत रख ली इन्वेस्टर की कि चलो 60 रुपए तो दिए एक शेयर के। अब MRF पे 1.5 लाख के शेयर किसी के पास कितनी क्वांटिटी में होंगे, एक खरीद ले बड़ी बात है, और उसको डिविडेंड आ रहा है इतना 3 रुपए, 9 रुपए, 60 रुपए, कंपनी इज नॉट कंसर्न। समझ में आ रहा है? तो वो उनका अप्रोच है, मैनेजमेंट का डिसीजन है। इतना महंगा शेयर होने के बाद भी कैलकुलेशन ये रियल डेटा है, बात समझे? तो इस तरीके से ना जो डिसीजन मेकिंग करना है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में आपको सोच के फैसला करना पड़ता है, कितना डिविडेंड देना है कितना नहीं। जो कंपनी है उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनका माइंडसेट भी सोचना है, मार्केट में जो आपने बोला गुडविल उसका भी ध्यान रखना है, और प्लस जो प्रॉफिट कमा के देना है इन्वेस्टर को उसका भी ध्यान रखना है। क्योंकि इन्वेस्टर को एक पर्टिकुलर शेयर से, कोई भी पर्टिकुलर शेयर में जब आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी शेयर, तो इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलता है पता है? 2 तरीके हैं, एक तो डिविडेंड, दूसरा तरीका पता है एक शेयर से आप पैसे कैसे कमाते हो? एक डिविडेंड के फॉर्म में, और दूसरा शेयर का जो प्राइस बढ़ता है उसको बोलते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। वैसा कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब आज आपने शेयर 1500 रुपए का लिया है, अगर वो 2 साल के बाद 2000 का हो गया तो ये 500 रुपए भी तो आपका अप्रिसिएशन ही हुआ ना। तो ये 500 जो है वो तो आपका रिटर्न है ही, और 2 साल में अगर कंपनी ने आपको 150 रुपए डिविडेंड दिया है तो वो 2 बार दे दिया, चलो तो ये भी आपका रिटर्न और ये भी आपका रिटर्न। तो एक इन्वेस्टर 2 फॉर्म में पैसे कमाता है, ये उसको हाथ में दिखता है और ये उसके अकाउंट में दिखता है, डीमैट अकाउंट में कि भाई मैंने 1500 का खरीदा था, अब 2000 का हो गया, 500 रुपए प्लस है, बट इन हैंड उसमें से कुछ नहीं आया जब तक बेचेगा नहीं। बट ये पैसा कैसा है? इन हैंड आता है, खर्चा करने को मिलता है, तो अच्छा लगता है कि डिविडेंड आया उसमें से मैंने कुछ खरीद लिया, कुछ शॉपिंग कर ली, फील गुड फैक्टर। तो ये 2 पार्ट्स में अप्रिसिएशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ रही? चलो देखें आगे। अब जो यहाँ पे मैंने थियरी रखी है ना, ये आपके मॉड्यूल में से मैंने थियरी कवर की है। रीजन बीइंग कि आपको पेपर में थियरी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। FM 40 मार्क्स का वेटेज है, एक सेक्शन लास्ट वाला आता है जिसमें थियरी आती है, 5-5 मार्क्स के 3 या 4 क्वेश्चन ऑप्शन में भी आता है उसमें, तो 15 मार्क्स की थियरी तो आपकी पक्की है। और अगर आप ये सब कवर करके जा रहे हो एक्सप्लेनेशन के साथ तो आपकी थियरी में भी आप स्कोर कर सकते हो, उतना टेंशन नहीं रहेगा। अब स्टार्टिंग में ये सारी बातें बताइए तो मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा हूँ, मैं मीनिंग समझाते जा रहा हूँ, आपको फिर रीडिंग वाला पार्ट करना पड़ेगा उसमें। वैसा है तो डिविडेंड क्या होता है वो हमने देखा, डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या है वो हमने यहाँ पे देखा, कंपनी को डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है। आगे देखो कुछ टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स दे रखे हैं, उस पर बात करते हैं। सेकंड पेज पे आ जाओ। अलग अलग टाइप के डिविडेंड। सबसे पहला इक्विटी डिविडेंड, नाम से पता चल रहा है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को मिलने वाला डिविडेंड। दूसरा प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर्स पे मिलता है, सिंपल हो गया। तीसरा है इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड साल में कब और कितनी बार मिलता है आपके हिसाब से कुछ आइडिया? हर महीने मिलता है, हर साल मिलता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, कैसे पे होता है डिविडेंड, कुछ आइडिया है? नॉर्मली तो साल में एक बार, इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल डिविडेंड। बहुत बार कंपनीज क्या करती है, हर 6 महीने में डिविडेंड देती है। कितनी कंपनीज तो हर 3 महीने में भी डिविडेंड देती है, क्योंकि उनका ना स्टेबल इनकम, जैसे IOCL है, स्टेबल इनकम है, स्टेबल प्रॉफिट्स है, पता ही अगले क्वार्टर में भी इतना प्रॉफिट आने वाला है, भाई अभी से थोड़ा थोड़ा डिविडेंड देते जाओ ताकि साल के एंड में एक साथ ना देना पड़े, इंस्टॉलमेंट्स। तो साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। आइए बात समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रेगुलर डिविडेंड। रेगुलर डिविडेंड का मतलब ये है कि कुछ कंपनीज एक फिक्स रेट पे डिविडेंड देती ही है, 1-8% इधर उधर होता है, बट यू कैन प्रिडिक्ट कि हाँ इतना डिविडेंड आएगा। रेगुलर डिविडेंड, ये डिविडेंड उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है जो रिटायर्ड है, जो डिविडेंड के पैसों से अपना खर्चा चला रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जैसे IOCL मैंने बोला 10% के अराउंड यील्ड है उनका, इतना देती है, तो भाई कोई रिटायर्ड पर्सन होगा वो क्या सोचेगा, यार FD में पैसे रख रहा हूँ, 8.5 मिल रहा है। ये लोग ना पिछले 10 साल से 10-11% डिविडेंड दे ही रहे हैं। रेगुलर डिविडेंड है, स्टेबल डिविडेंड है। IOCL के शेयर खरीद लेता हूँ, प्राइस तो धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा नो डाउट, लेकिन डिविडेंड के नाम पे फिक्स पैसा मिलता रहेगा, तो उससे अपना खर्चा चल जाएगा, कैलकुलेशन पे चलता है। दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर डिविडेंड। स्पेसिफिक बोला है, रिटायर्ड पर्सन, कोई विडो हो, कोई इकोनॉमिकली वीकर पर्सन हो, तो उसको ये सिस्टम पसंद आता है कि अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं, परसेंटेज में बेटर अमाउंट मिल रहा है। कैश डिविडेंड, पैसों के टर्म्स में आपके अकाउंट में पैसा आ जाए, कैश मतलब हार्ड कैश नहीं बट मनी के टर्म्स में, दैट इज कैश डिविडेंड। मोस्टली तो यही मिलता है। स्टॉक डिविडेंड, डिविडेंड के नाम पे शेयर्स देना। एक होता है बोनस शेयर, सुना आपने, फ्री में शेयर्स मिलते हैं, तो बोनस शेयर देना पॉसिबल है बट लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस में, थोड़ा इसको ध्यान से देखो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज पर कंपनी लॉ ऑल्सो। एक है आपके इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, ये आप बेसिक बातें जानते हो।
इक्विटी शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड दिया जा रहा है तो इट कैन नॉट बी इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर, नहीं दे सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बोल के आप बोनस शेयर पकड़ा दो कि लो डिविडेंड के नाम पे शेयर ले लो, नॉट अलाउड। लेकिन प्रेफरेंस शेयर वालों में डिविडेंड अगर आपको देना है तो आप स्टॉक या फिर बोनस शेयर के फॉर्म में दे सकते हो, क्योंकि शेयर ले जाओ, कैश नहीं देंगे, शेयर ले जाओ। तो प्रेफरेंस वालों को बोनस शेयर्स डिविडेंड के नाम पे देना अलाउड है, इक्विटी वालों को ये चीज करना अलाउड नहीं है। रीजन बीइंग कंपनीज एक्ट 2013 में ये सेक्शन में मना किया, सेक्शन 123 से 127 की सीरीज है जो डिविडेंड्स की बात करती है, उसमें दिस इज नॉट अलाउड। अब इक्विटी वालों को अगर आप डिविडेंड बोलते हो तो यू नीड टू पे देम इन टर्म्स ऑफ मनी और सम असेट विच इज नॉट शेयर्स। पर प्रेफरेंस में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो चलता है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। तो स्टॉक डिविडेंड की आप लैंग्वेज देख लो, उसमें बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ लो उसको, आप ये बात नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा उसमें भी पॉइंट आएगा, आपको रिलेट होना चाहिए। एक बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्लियर है स्टॉक डिविडेंड। नेक्स्ट स्क्रिप डिविडेंड और बॉन्ड डिविडेंड, ये भी देख लेते हैं। स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड में ऐसा होता है, बहुत बार ना कंपनीज की डिविडेंड देने की तारीख नियर बाई आ जाती है जब हर साल डिविडेंड देते हैं, बट तब है ना कंपनी के हाथ में कैश नहीं है। कैश क्रंच का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कंपनी लॉस मेकिंग है, एक होता है ना कि यार पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड है, बिजनेस में से बाहर नहीं निकले, ऑक्यूपाइड है, हाथ में हार्ड कैश नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैं लॉस मेकिंग हूँ या कंगाल हो गया हूँ, लेकिन पैसे अभी देने के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, तो क्या करें। तो बहुत बार कंपनीज ये करती है कि टू पोस्टपोन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, वो डिविडेंड के बदले आपको बॉन्ड्स दे देते हैं। बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, एक डेट सिक्योरिटी, कि भाई हम पैसा नहीं दे रहे, पैसे के बदले सर्टिफिकेट दे रहे हैं, इट इज अ बॉन्ड। तो इन शॉर्ट हम कैश देने की तारीख को थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। अब वो बॉन्ड की कुछ एक्सपायरी होगी ना, 3 महीने 6 महीने साल की, तो उस टाइम पे आप पैसे ले लेना हमसे। तो अब क्या होगा ना, आज की डेट में इन्वेस्टर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है, डिविडेंड के नाम पे मैंने कुछ दिया नहीं, उसके माइंड में नेगेटिविटी आ सकती है, कंपनी कहीं पैसों के मामले में फंसी हुई तो नहीं, हर साल डिविडेंड आता है, इस बार आया नहीं, छोड़ यार शेयर बेच के निकलते हैं। और शेयर बेचना शुरू कर दोगे तो भाव गिर जाता है। तो कंपनी क्या करती है ना, इन्वेस्टर को बचा के संभाल के रखने के लिए क्लियर कर देती है कि वी आर नॉट एट लॉस, लेकिन अभी कैश ऑक्यूपाइड है बिजनेस में, हमारे पास कैश नहीं है, आप है ना इसके बदले बॉन्ड ले जाओ, और जब वो मैच्योरिटी पे आएगा तब आप उसके बदले पैसे ले लेना, और तब तक तो ब्याज तो दे ही रहे ना आपको, बॉन्ड के ऊपर तो इंटरेस्ट भी मिलता है, तो यू आर नॉट एट लॉस। तो इन्वेस्टर थोड़ा सा बेटर फील करता है, कुछ ना मिले इससे बेटर है कि एटलीस्ट उसको आप बॉन्ड दे दो, तो ये एक ऑप्शन अपने पास रहता है वैसा। चलिए नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड। प्रॉपर्टी डिविडेंड बहुत सिंपल हो गया, डिविडेंड के नाम पे कैश नहीं, कुछ असेट्स दे देंगे। पहले ना बहुत कंपनीज ऐसा करती थी, बड़ा इंटरेस्टिंग और फनी केस है। डिविडेंड के ऊपर लगता था टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर कोई कंपनी कैश में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उस पर 20% टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी पहले टैक्स भर देती थी, तो आपके हाथ में 80 रुपए आते थे। कंपनीज ने बोला यार 20 रुपए टैक्स तो बहुत ज्यादा है, कुछ करना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में था कि डिविडेंड पेड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो कंपनी वालों ने मनी के टर्म्स में डिविडेंड देना बंद कर दिया, असेट के फॉर्म में देते थे। असेट मतलब प्रेशर कुकर, माइक्रोवेव, मोबाइल फोन, टेलीविजन, जिसका जितना डिविडेंड उसके बराबर का सामान दे दिया। बोले लॉ में लिखा है डिविडेंड इन टर्म्स ऑफ मनी इज टैक्सेबल, हमने पैसा तो दिया ही नहीं ना, हमने तो प्रेशर कुकर दिया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा।
तो इनकम टैक्स वाले सोचे यार तुम लोग ज्यादा खिलाड़ी हो, हमसे स्मार्ट निकले तुम। उन्होंने डिविडेंड की डेफिनेशन चेंज कर दी और बोला डिविडेंड पेड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी और असेट इज ऑल्सो टैक्सेबल। बात खत्म। अब दे दो प्रेशर कुकर बांटो जाओ। बात समझ आ रही? बट कंपनी वाले जुगाड़ करते रहते हैं, टैक्स बचाने के लिए देखो सब कुछ करना पड़ता है, तो जो प्रोविजन में लिखा है वो चलता है। तो प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब अगर असेट के फॉर्म में दिया हो तो ठीक है। दूसरा कॉम्पोजिट डिविडेंड। कॉम्पोजिट मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, थोड़ा कैश थोड़ा प्रेशर कुकर। समझ आए? रेफरेंस में चाहिए ना कुछ नहीं तो याद कैसे रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शनल डिविडेंड। ऑप्शनल डिविडेंड का मतलब ये है हमने इन्वेस्टर को ऑप्शन दे दिया, भाई सर कैश चाहिए कि माइक्रोवेव चाहिए, कैश चाहिए या कुकर चाहिए, ठीक है, तो जो चाहिए उठा लो। आप बोलो कैश चाहिए तो कैश दे देंगे, आप बोले नहीं प्रेशर कुकर लेना ही था तो वो दे दो तो वो दे देंगे, तो आपकी मर्जी, ऑप्शनल है, ठीक है। और लास्ट में आया स्पेशल डिविडेंड, एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है। ये ना वन टाइम होता है। एक बार इन्होंने किया था भारत पेट्रोलियम BPCL, खतरनाक केस। 400 रुपए का शेयर है, स्पेशल डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट आ गया, क्या करें, बांट दो। 58 रुपीज डिविडेंड 400 रुपए के शेयर पे, इफेक्टिवली कन्वर्ट करोगे ऑलमोस्ट 15%। अब जिसने 400 का शेयर लिया उसकी तो लॉटरी लग गई। जैसे ही ये खबर मार्केट में फैली सबने शेयर खरीदना शुरू कर दिया कि भाई अपना भी डिविडेंड पक्का हो जाएगा। 15% रिटर्न तो FD में 1.5 साल में मिलता है, 2 साल में मिलता है। इससे बेटर है कि आज खरीदता हूँ, 1 महीने बाद शेयर बेच दूंगा, मेरे 58 रुपीज पक्के। तो 400 का शेयर 410 का शेयर बढ़ते 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 480 पहुंच गया। बेवकूफ लोग 480 पे खरीद रहे हैं, एक्चुअल प्राइस तो 410 ही है ना उसकी, ये तो इन्फ्लेटेड प्राइस हो गया। 58 रुपए के डिविडेंड के चक्कर में तुमने 70 रुपए शेयर के ज्यादा दे दिए। अब जैसे ही शेयर की रिकॉर्ड डेट गई सबने बेचना शुरू कर दिया, 480 से वापस 400 पे आ गया। तो जिसने 480 में खरीदा था उसको क्या बचा, समझ आई? बेचने गया तो 80 रुपए का नुकसान भी तो हो गया। तो मार्केट में लोग ऐसे भी खेलते हैं डिविडेंड के चक्कर में, बट गेम टाइमिंग का है। मतलब डिस्क्लोजर होते ही आपने पहले चेक कर लिया और अभी प्राइस 400 410 की रेंज में ही स्पाइक नहीं आया, उससे पहले आपने खरीद लिया, तो यू आर एट प्रॉफिट, कि आपका 58 तो पक्का है। आप होल्ड करो, वापस भाव बढ़ेगा फिर गिरेगा फिर 400 पे बेच देना, तो आपने जल्दी खरीद लिया था। लेकिन जो 480 पे एंटर हुआ वो तो प्रेशर में, सुबह 9:15 बजते फटाफट बेचो, 9:15 बजते भाव गिर गया तो खत्म हो गया गेम, वैसा है। तो डिविडेंड के चक्कर में बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं फिर शेयर से बाहर आ जाते हैं, वैसा भी होता है। तो स्पेशल डिविडेंड जो है ना वो अनयूजुअल है, वन टाइम है, उतना रेगुलरली नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना। बोलो कुछ कंफ्यूजन समझ आया? ये सब टाइप्स हैं, इनमें से क्वेश्चन बना लेंगे, कोई भी 4 टाइप पूछ लेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन थियरी। तो एक सेक्शन तो थियरी वाला पक्का है, पास पेपर में है ही, आपको मिलेगा। मैं लास्ट में डिस्कस भी कराऊंगा तो उसमें अपने देख लेंगे। आगे बढ़ता है स्टॉक स्प्लिट। अगेन वेरी प्रैक्टिकल, बहुत एग्जाम्पल्स है इसके मेरे पास। स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट का मतलब है कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू डिवाइड कर देती है। फेस वैल्यू थे 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, तो 10 रुपए का एक शेयर 1 रुपए के 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। अब बोले इसे मिलता क्या है, क्यों खेलते रहते हो, जो चल रहा है चलने दो ना। एग्जाम्पल देख लो, रियल केस बता रहा हूँ, ये भी सारे सब एग्जाम्पल्स मार्केट में अवेलेबल है। एक शेयर है दैट इज आइशर मोटर्स, नाम सुना आपने ये कंपनी का? आइशर मोटर्स, ट्रक के आगे लिखा हुआ दिखा होगा आइशर करके। ये ट्रक की कंपनी है, ऑटोमोबाइल में है, ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं। और जो रॉयल एनफील्ड का ब्रांड है ना बुलेट, वो इनका है। मतलब रॉयल एनफील्ड तो अलग कंपनी थी, आइशर मोटर्स ने उसको अक्वायर कर लिया, अब वो मालिक बन गए। तो रॉयल एनफील्ड का नाम सब वही है लेकिन ओनर आइशर मोटर्स है। इनका स्टॉक जो है मार्केट में कोविड के टाइम पे 2021 की बात बता रहा हूँ, 25,000 रुपए का अराउंड था एक शेयर। अब 25,000 का एक शेयर परचेज करना कितने लोगों के लिए पॉसिबल होगा? रिस्क भी है, एक ही शेयर में इतना पैसा डाल देना, और प्लस अमाउंट भी बड़ा है, तो ट्रेड नहीं होता था उतना। 25,000 के हिसाब से फिर जो लोग 25,000 का एक शेयर अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ वही लोग एंटर करते थे, 2500 वाले नहीं करते थे। तो कंपनी ने एक डिसीजन लिया, बोले काम करते हैं, ये तो मार्केट प्राइस थी, फेस वैल्यू कुछ रही होगी 10 रुपए, दिस इज फेस वैल्यू एंड दिस इज मार्केट प्राइस, ये डेटा है। उन्होंने क्या किया, बोला हम ना इसको स्प्लिट कर रहे हैं, ये 10 रुपए का जो एक शेयर है ना, हम इसको 1:10 के रेशियो में स्प्लिट कर रहे हैं। अब हम इसको बना देंगे 1 रुपए का और हो जाएंगे 10 शेयर्स। बात तो एक ही है ना। तो जिसके पास एक शेयर है उसको अब कितने मिल जाएंगे? 10 शेयर, लेकिन वैल्यू हो जाएगी 1/10। तो बात तो वही है, छुट्टे करवा लिया आपने। 100 का नोट था, 10-10 के 10 ले लिए, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, क्वांटिटी उतनी है। तो फिर इसके ऊपर भी तो असर पड़ेगा ना। तो ये जो प्राइस है ना, ये भी डिवाइड बाई 10 हो गया, और एक शेयर कितने का बन गया?
2500, सीधा मैथ्स है, यही होना चाहिए। अब जब 2500 का शेयर बन गया, आपको लगता है अफोर्डेबिलिटी आई मार्केट में? अब आप लोग 2500 का शेयर अफोर्ड कर सकते हो, एंड यू नो आइशर मोटर प्रॉफिट में है, अच्छी कंपनी है, बुलेट का ब्रांड भी अक्वायर कर लिया तो और पैसे कमा रहे हैं, तो इस प्राइस पॉइंट पे आप एंटर कर सकते हो, इस पे नहीं कर पा रहे थे। तो इससे क्या, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाता है, लोग शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज द साइकोलॉजी। तो बहुत बार कंपनी रेगुलर बेसिस पे स्टॉक स्प्लिट करती रहती है, दिस इज अ कॉमन प्रैक्टिस। रिसेंटली नेस्ले वालों ने भी किया, नेस्ले, मैगी, कॉफी, नेस्कैफे, इनका एक शेयर था 16,500 समथिंग, इन्होंने भी इसको 10 में स्प्लिट कर दिया, शेयर का भाव हो गया 1650, अभी भी यही रेंज में चल रहा है। तो 1650 में आप एंटर कर सकते हो, 16,000 में शायद ना करो स्टॉक स्प्लिट। रिलायंस वाला रेगुलर करता है, रिलायंस का भाव शेयर का आज भी 1500 रुपए। आप सोचो, रिलायंस स्टार्ट हुई थी 1973 में, आज 50 साल होने के बाद भी रिलायंस का शेयर सिर्फ 1500 रुपए का, कुछ कम नहीं है। बढ़ जाना चाहिए ना, इतनी प्रॉफिटेबल कंपनी है। रिलायंस क्या करता है, जैसे ही शेयर का प्राइस 3000 से ऊपर जाता है स्प्लिट कर देता है। बीच में गया था कोविड के टाइम के बाद, जब 2021-22 आया तो 3000 प्लस गया था। बट रिलायंस की एक साइकोलॉजिकल पॉलिसी है, वो लोग चाहते हैं, उनका मैनेजमेंट क्लियर बोलता है, वी वांट आवर शेयर प्राइसेस टू ट्रेड समवेयर बिटवीन 1500 to 3000 ओनली टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट इन रिलायंस। तो जैसे ही 3000 से ऊपर जाता है वो फेस वैल्यू आधी कर देता है, तो भाव तुरंत से आधा हो जाता है। तो इतने साल होने के बाद भी वो शेयर कितने पे है, 1500 रुपए पे। रीजन समझ आया? एमआरएफ, अभी बात हो रही थी, एमआरएफ का एग्जांपल मुझे देना ही था यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया 1.5 लाख रुपए का शेयर है। उनके मैनेजमेंट को ये आइडिया नहीं आता होगा कि यार 1.5 लाख रुपए तक का शेयर पहुंच चुका है, तो हर कोई खरीद नहीं पाता है, रोज कौन 1.5 लाख के शेयर खरीदता बेचता होगा, तो वॉल्यूम ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रहा, इसका स्प्लिट कर देते हैं। मैनेजमेंट का क्लियर पब्लिक रिलीज है, प्रेस स्टेटमेंट है उनका कि भाई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा शेयर मार्केट में कितने रुपए में बिक रहा है, कल अगर 5 लाख में भी बिकेगा ना, हम लोग स्प्लिट नहीं करेंगे। हमें उस सेकेंडरी मार्केट के ट्रेडिंग से हमें कोई मतलब ही नहीं है, जिसको खरीदना है खरीदे, नहीं खरीदना नहीं खरीदे। जो हमारे इन्वेस्टर लेके बैठे हैं ना, हम उनके लिए वैल्यू क्रिएट करने में फोकस कर रहे हैं। तो जिसने हमारा शेयर 100 रुपए का लिया था, आज अगर वो शेयर 1.5 लाख का है ना, उसको रिटर्न दिखना चाहिए। बाकी मार्केट में ट्रेडिंग में क्या हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो 1.5 लाख हमें थोड़ी मिलेंगे, पब्लिक आपस में एक्सचेंज करती है ना, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उनके मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू रिलायंस से एकदम अपोजिट है, इसलिए वो शेयर 1.5 लाख तक पहुंच गया, मैनेजमेंट ने आवाज भी नहीं की कि इसको एक बार भी स्प्लिट करना चाहिए। बात समझ आ रही? क्लियर? बीच में केस आया था, आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, एमआरएफ के शेयर्स का ही था, 2020-21 में बात हो रही थी। तब वो शेयर है ना कुछ 60,000 या 80,000 के प्राइस पॉइंट पे था, आज 1.5 लाख के ऊपर है। तो किसी इन्वेस्टर ने फोन किया, ये अपना CNBC और NDTV प्रॉफिट ऐसे चैनल्स नहीं जो स्टॉक मार्केट का सुबह सुबह न्यूज दिखाते हैं, तो जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, सुबह नाश्ता करते करते वही देख रहे होते हैं, आज क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। उनको सुन सुन के शेयर खरीदते और कभी पैसा नहीं कमाते, क्योंकि वो बेवकूफ बना रहे होते और कुछ भी नहीं। तो उसमें ना हेल्पलाइन चलती है कि आपको कोई क्वेरी है तो आप कॉल करो, पूछो। तो एक ने कॉल किया वो एंकर को, बोले सर एक्चुअली मेरे दादाजी के मैं कुछ रिकॉर्ड्स फाइल्स वाइल्स मुझे मिली है, मैं चेक कर रहा था, तो उसमें ना MRF कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हैं, और वो शेयर सर्टिफिकेट बहुत पुराने हैं और मुझे उसको डीमैट में कन्वर्ट कराना है। मेरे को तो पता ही नहीं था उनके पास शेयर्स है, और डीमैट में कन्वर्ट कराना है, तो क्या प्रोसीजर है? तो उसने पूछ लिया भाई कितने शेयर्स है, प्रोसीजर है, कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे वैसे। तो उसने बोला सर 20,000 शेयर्स है। तो ऐसे साइलेंस हो गया, स्क्रीन पे एकदम ब्लैकआउट हो गया, बोले क्या हो गया? तो उसको पता भी नहीं था जो फोन कर रहा था, दादाजी के शेयर सर्टिफिकेट मिले तो मैंने कॉल कर दिया। तो उसने बोला सर आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? बोले 80,000 रुपये का एक शेयर है, और आपके पास आप बोल रहे हो 20,000 शेयर है, तो बोले मल्टीप्लाई करो कितने 100 करोड़ हो गए। तो उसको फोन पे पता चला कि वो करोड़पति हो चुका है। और एंकर तो सदमे में था, 2 मिनट तक तो एंकर ऐसे शॉक में आ गया, बोले क्या बोल रहा है ये इंसान। पता चला तो 1500-1600 करोड़ के शेयर, और उसको मालूम ही नहीं है कि दादाजी ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा था। तो उसके ग्रैंडफादर ने IPO लगाया था MRF का, IPO में लिस्टिंग प्राइस था 900 रुपये एक शेयर का 1978 में, और आज वो एक शेयर तब 80,000 का था, आज 1.5 लाख का है। 900 का 1.5 लाख हुआ है, और 20,000 शेयर्स, कितनी वैल्यू होगी पता चल रहा है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट लोग करके बैठे हैं, और ऐसा मल्टी बैगर रिटर्न जो है वो इतने फ्यूचर में निकला वैसा होता है। तो ये सिचुएशन है। तो स्टॉक स्प्लिट क्या है वो आपके सामने है, कंपनीज क्यों करती है वो आपको रीजन बता दिया, लॉजिकल है। एग्जाम्पल सब दे रखे हैं, मैंने आपको बेटर ही समझा दिया। और नेस्ले और आइशर मोटर तो मैंने कोट किया भी है, इसमें आपको पता चल जाएगी। रीजन भी बता दिया, स्टॉक स्प्लिट क्यों होता है, अफोर्डेबिलिटी, लिक्विडिटी बढ़ाना। देखो 1.5 लाख का शेयर कोई लेके बैठा है MRF का, आप इन्वेस्टर हो, चलो आपके पास है ना, आपने शेयर लिया होगा 10,000 में 20 साल पहले, आज 1.5 लाख रुपए का है। आज बेचने निकलोगे तो इमीडिएट बिक जाएगा, वो सोचो, बेचने निकलोगे तो आज के आज बिक जाएगा। 1.5 लाख रुपए का बायर भी तो मिलना चाहिए मार्केट में, पर ये 1500 का होता तो फटाफट इसके 100 शेयर बिक जाते, कोई 2 खरीद लेता, कोई 5 खरीद लेता।
लेकिन एक साथ 1.5 लाख रुपए का एक शेयर खरीदने वाला बायर कहाँ से लाओगे? तो लिक्विडिटी इशू आ जाता है जब स्टॉक की प्राइस इतनी बढ़ जाती है। तो स्टॉक स्प्लिट करने का एडवांटेज ये है कि लिक्विडिटी मार्केट में आ जाती है, लोग खरीदने लग जाते हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे ना। आपके पास अभी आइशर मोटर का 25,000 का एक शेयर था, अब आपके पास आइशर मोटर के 2500 रुपए के 10 शेयर है, क्वांटिटी बढ़ गई। लिस्टिंग रेगुलेशन कंप्लायंस, लिस्टिंग रेगुलेशन मतलब जो आपका स्टॉक मार्केट है ना, सेबी सेबी बोलता है कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए आपको हमारे बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिकॉज ऑफ दैट रूल कितनी बार स्टॉक स्प्लिट करना पड़ता है, तो कंप्लायंस फॉलो करने के लिए भी हम कर सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए और प्राइस बैंड में लेके आने के लिए, वैसा है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो रीजंस है स्टॉक स्प्लिट के। ये पूरा शॉर्ट नोट है, सीधा क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक स्प्लिट, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड स्प्लिटिंग ऑफ अ स्टॉक बाय अ कंपनी। 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर रीपरचेस, जिसको हम बोलते हैं बाईबैक। डू यू नो एनीथिंग अबाउट बाईबैक? बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज कुछ पढ़ा है आपने? कंपनी अपना ही शेयर वापस खरीद लेती है। बोलो, होता है ऐसा? क्या रीजन है, कुछ पता है? इसमें इन्वेस्टर को फायदा होता है, नुकसान होता है? कोई आइडिया उसके बारे में? बाईबैक होता है वो पता है? अब उसका रीजन समझो क्यों करते हैं। कंपनी लॉ में भी ये सेक्शन आएगा, सेक्शन नंबर 68 दैट इज रिलेटेड टू बाईबैक। तो बाईबैक की बात वहां पे भी की है। रीजन यही समझ लेते हैं अपन, कंपनी के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, कैश, प्रॉफिट, सरप्लस, कुछ काम नहीं है, क्या करे? एक ऑप्शन है डिविडेंड दे दो। पर डिविडेंड में पता है क्या होता है, कंपनी ने जो आपसे पैसा, जैसे मेरी कंपनी है, मैंने आप सबसे पैसा ले रखा है और शेयर्स बेच रखे हैं, तो ओनरशिप है आप सबके पास, आपका पैसा मेरे पास है। अब उन पैसों को काम पे लगा के उससे प्रॉफिट कमा के देने की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। बट मार्केट की जो हालत है अभी, जो कंडीशन है, मेरे बिजनेस की जो कंडीशन है, आई डोंट नीड दैट मच कैपिटल, मुझे इतना पैसा चाहिए ही नहीं। जितना आपने दे रखा है ना, उससे आधा भी होगा तो भी कंपनी चल जाएगी। तो मैं इतना पैसा ब्लॉक करके करूँ क्या? क्योंकि फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हो जाती है कि जितनी कैपिटल आपने दी आपको उस पर रिटर्न चाहिए, और वो कैपिटल बैंक में पड़ी हुई, यूज ही नहीं हो रही। तो एक रास्ता ये है कि मैं आपके पैसे आपको लौटा दूं और आपसे वो शेयर्स वापस ले लूं। इससे क्या होगा, मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स रिड्यूस हो जाएंगे, मेरी कैपिटल रीपे हो जाएगी, तो मेरे ऊपर डिविडेंड पे आउट करने का बर्डन कम हो जाएगा। तो जितनी हिस्सेदारी कम, उतना प्रॉफिट का बंटवारा कम। मेरा बिजनेस 1 करोड़ में चल रहा है, मेरे पास 5 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, ऊपर के 4 का क्या करूं? वापस दे देता हूँ। तो मेरे को डिविडेंड भी तो 1 करोड़ पे देना पड़ेगा, प्रॉफिट भी तो 1 करोड़ पे जनरेट हो रहा है। तो बहुत बार कंपनीज के पास जब बहुत सरप्लस पैसा पड़ा होता है, तो वो लोग अपने ही शेयर इन्वेस्टर से वापस लेके उसको बाहर निकाल देते हैं कि भाई अब आपकी कैपिटल की जरूरत नहीं है, पैसा लो और जाओ, और हमें वो शेयर वापस दे दो, हमें और डिविडेंड नहीं बांटना फ्री। समझ आ रहा है? सो दैट इज कॉल्ड बाईबैक। तो स्टेबल कंपनीज, हाई प्रॉफिट कंपनीज, और जिनका आगे कोई और एक्सपांशन का प्लान नहीं है, वो लोग बाईबैक का यूज करते हैं। बाईबैक इज अ पॉजिटिव रिएक्शन। बाईबैक करने से मार्केट में पॉजिटिविटी आती है अबाउट द कंपनी, कि कंपनी का इतना सरप्लस पैसा है कि अपने शेयर वापस खरीद रही है। एंड बाईबैक इज मोस्टली ऑन प्रीमियम। 2-3 साल पहले टीसीएस ने बाईबैक किया था, 2-3 बार किया उन्होंने। यू वोंट बिलीव द अमाउंट। फर्स्ट टाइम बाईबैक किया 2020 से 25 के बीच में 15,000 करोड़, इतना पैसा रिपे करके शेयर ले लिए। दूसरी बार बाईबैक किया 18,000 करोड़, इतना पैसा कंपनी ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न कर दिया। और प्राइस पॉइंट कैसा था पता है? एक शेयर जब मार्केट में 3,000 का था, टीसीएस ने 4,500 रुपए दिए प्रीमियम, 50% प्रीमियम। तो आपने 3,000 पे भी शेयर खरीदा होगा ना, तो आपको कितना पैसा मिला? 4,500, बैठे बैठे 50% प्रॉफिट। सोचो, तो इन्वेस्टर खुश हो रहे होंगे ना? क्या अब 50% एक्स्ट्रा मिलेगा तो कोई भी शेयर वापस दे देगा। बात समझ आ रही? तो ऐसे बाईबैक कर लेना कंपनी करती है जब उनको इन्वेस्टर्स से कैपिटल, शेयर्स वापस चाहिए, पैसा रिटर्न करना है। रीजन समझ आ गया? ये चीज यहाँ पे बोलिए, देख लो। पहले तो मीनिंग समझाया हुआ है कि भाई स्टॉक बाईबैक होता क्या है, शेयर रीपरचेज, ये सब चीजें बोली जाती है। प्रमोटर्स ही पब्लिक से शेयर वापस खरीद लेते हैं कि हम अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, आप शेयर वापस दे दो, वैसा है। रीजंस दिए हुए हैं कि बाईबैक क्यों होता है। एक है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। व्हाट इज अंडर वैल्यूड? प्राइस नहीं है शेयर का, मतलब जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए उतनी उसकी कीमत नहीं है, प्राइस नहीं है। अगर हम बाईबैक कर ले तो डिमांड सप्लाई का गेम है, सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में। 1 लाख शेयर मार्केट में घूम रहे हैं, उतनी डिमांड नहीं है, साइलेंट कर लो, ठीक है? तो उतने शेयर्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उस वजह से क्या है, भाव नहीं बढ़ रहा। अगर हम 20-25 हज़ार शेयर वापस ले लें तो सप्लाई कितना बचेगा? 75। तो डिमांड सप्लाई का गैप कम होने की वजह से क्या होगा, प्राइस थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो अपने इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई एंड प्राइस,
वो लॉजिक यहाँ पे भी लगाया जाता है वैसा। दूसरा, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। एक कंपनी जो बाईबैक कर रही है वो कॉन्फिडेंट है, वो बता रही है कि हमारे पास इतना पैसा पड़ा है कि हम आज रातों रात आपके शेयर वापस खरीद सकते हैं, तो दैट इज अ पॉजिटिव इफेक्ट। एक्सेस कैश इज अ विंडफॉल। विंडफॉल प्रॉफिट्स, रातों रात प्रॉफिट हो गया अचानक से, बहुत पैसा आ गया कंपनी के पास, कुछ उनके फेवर में हो गया, इतने फंड्स का करे क्या, शेयर वापस ले लेते, इमीडिएट डिसीजन, वैसा भी हो सकता है। अब ये विंडफॉल प्रॉफिट्स पता है कहाँ होते हैं? पेट्रोलियम कंपनीज में, रिलायंस एग्जाम्पल है, ऐसा रातों रात पैसा कहाँ से बरस रहा है, हम भी वो बिजनेस कर लेते हैं। तो विंडफॉल प्रॉफिट्स यूजुअली पेट्रोलियम कंपनीज में होते हैं, बिकॉज क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। जो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत एकदम से ऊपर नीचे होता है ना, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन एब्रप्टली बढ़ जाते हैं, और जितना ये लोग दिन में क्रूड ऑयल का पेट्रोल बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं वो वॉल्यूम ही अलग है, तो एकदम से बहुत प्रॉफिट दिखता है, तो दैट इज कॉल्ड विंडफॉल प्रॉफिट। और उस पर सरकार लगाती है विंडफॉल टैक्स, ये भी होता है। हर चीज का प्रोविजन सरकार के पास, कानून बनाने का मस्त स्कीम है। आपने एकदम से प्रॉफिट कमा लिया, थोड़ा हमें भी दे दो, ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो टैक्स दे दो, थोड़ा प्रॉफिट कमाया तो टैक्स दे दो, टैक्स तो लगा ही देंगे वैसे, दैट इज कॉल्ड अ विंडफॉल कैश, ठीक है। कंपनीज लार्ज शेयर होल्डर्स मे नॉट वांट द एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन ऑफ इंक्रीज्ड डिविडेंड। ये एक बहुत प्रैक्टिकल रीजन। डिविडेंड जब पे आउट करते हैं ना, देखो मेरे पास 18,000 करोड़ पड़े हैं, डिविडेंड देता हूं तो उस पर टैक्स लगता है, वो रेगुलरली फिर हर साल लगता रहेगा। बाईबैक पे भी टैक्स लगता है, कैपिटल गेन लगता है, बट वन टाइम लगता है, हर साल नहीं लगेगा। तो हर साल थोड़ा थोड़ा डिविडेंड दे दे के टैक्स हर साल भरना पड़े, इससे अच्छा एक बार दे के एक बार टैक्स भर दो, अगले साल से तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो टैक्सेशन के हिसाब से भी बाईबैक बहुत बार फेवरेबल हो जाता है। चलिए, फिर है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बाईबैक। सब थियरी आंसर। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, वो पॉइंट मैंने बता दिया आपको। 1 लाख शेयर थे, 75,000 हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं। अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। डू यू नो व्हाट इज अर्निंग पर शेयर? ईपीएस। एक शेयर पे कमाई कितनी कंपनी की, पर शेयर कितनी इनकम कंपनी जनरेट कर रही है, उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एक बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। कंपनी 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमा रही है, चलो नंबर ही ले लेते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 करोड़ रुपीज, 1 CR, और नंबर ऑफ शेयर्स जो एग्जिस्ट करते हैं वो है 1 लाख, 1 लाख शेयर्स। तो एक शेयर के ऊपर अर्निंग कितनी आ रही है? 100 रुपए आ रही। ईपीएस सिंपल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स पर शेयर इनकम। डिविडेंड नहीं है, दिस इज अर्निंग। इसी में से एक हिस्सा बढ़ता है और एक हिस्सा कंपनी रखती है, ऐसा होता है। अब अगर मैं इसमें से कुछ शेयर्स बाईबैक कर लूं, प्रॉफिट तो उतना ही रहेगा, ये कैपिटल तो उतनी चाहिए मुझे, मैं प्रॉफिट 1 करोड़ ही कमा रहा हूं, लेकिन जो शेयर्स है वो हो गए 75,000। अब मुझे बताओ ईपीएस पे क्या असर पड़ेगा? 100 रुपए से कम हो जाएगा, 100 रुपए से बढ़ जाएगा? अर्निंग पे क्या असर पड़ेगा? अर्निंग पर शेयर बोलो, बढ़ेगा कम होगा? नहीं, सिंपल डिवाइड ही करना है। 1 करोड़ डिवाइड बाय 75,000 करोगे तो अमाउंट बढ़ जाएगा, 100 रुपए से ज्यादा ही आएगा, 100 प्लस ही आएगा, जितना भी आएगा आप डिवाइड करके देख लो, बट बढ़ जाएगा। तो पर शेयर अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी इफ यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। बांटने वाले कम हो गए ना, पहले 1 लाख लोगों में 1 करोड़ रुपया बट रहा था, अब वही 1 करोड़ 75,000 लोगों में बट रहा है, तो हर एक को हिस्सा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा, तो ईपीएस बढ़ जाता है। और ये इन्वेस्टर के माइंडसेट में एक पॉजिटिव इमेज डालता है कि पर शेयर कमाई बढ़ गई, कम लोगों में बंटवारा होगा, हर एक को ज्यादा हिस्सा मिलेगा, दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट। दूसरा है डिमांड सप्लाई वाली बात, मैंने आपको बता दी, रिपीट हो रही है दोस्तों, मेनली यही पॉइंट्स थे। तो आपको इम्पैक्ट समझ आया, बाईबैक का इम्पैक्ट क्या होता है? क्लियर? बोलो यहां तक कुछ कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये सब कंसेप्चुअल बातें हैं, देखो अभी तक कोई फॉर्मूला आया भी नहीं है, कोई सम नहीं आया, वो सब लेटर स्टेज पे आएगा, कोई जल्दी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी वाला जो आंसर है वो मैं लास्ट में करवाऊंगा, वो पूरा थियरी डिस्कस होने के बाद का टॉपिक है, बट बीच में आ गया, उसको जाने दो, स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आप पेज नंबर 9 पे आ जाओ। एक थियरी टॉपिक छोटा सा ले रहा हूँ, फिर एंड करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें नहीं करवाने वाला। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज, सिंपल आंसर, इंफॉर्मेटिव। पहली पॉलिसी है रेगुलर डिविडेंड, ये मैं बता चुका हूँ, वो एजेड पीपल के लिए है ना, अपन ने बात की सेम, कि भाई रेगुलर बेसिस पे एक डिविडेंड मिलता रहेगा और अच्छा डिविडेंड मिलेगा जिससे आप अपना खर्चा चला सको। फिर एक दूसरा है स्टेबल डिविडेंड, ये सेकंड कैटेगरी है। देखो इसमें पेज नंबर 10 पे आप देखना, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, उसमें पहली टाइप है कांस्टेंट डिविडेंड और दूसरा है कांस्टेंट पे आउट।
समझा देता हूँ क्या है आपको ना, वो चार्ट देखना, उससे बात समझ आएगी क्या हो रहा है। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी में बोलने का मतलब ये है कि डिविडेंड एक स्टेबिलिटी के साथ एक रेंज में मिलता रहेगा, बहुत एकदम से कम हो गया, बहुत एकदम से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं, स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन उसमें पहला बोला है कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी। इसमें कंपनी ये बोल रही है कि देखो अर्निंग पर शेयर आप देख रहे हो ऊपर ऐसा जिगजैग जा रही है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन डिविडेंड देख रहे हो कैसे जा रहा है, एक कांस्टेंट पेस पे, हल्का सा इन्फ्लेशन आता है बढ़ता है, फिर इन्फ्लेशन आता है फिर बढ़ता है। तो इसका मतलब कंपनी ये बोल रही है कि देखो हमारी जो इनकम है वो तो भाई ऊपर नीचे होती रहेगी, ईपीएस। अब हम इतना ज्यादा डिविडेंड तो बांटेंगे नहीं, थोड़ा तो मार्जिन रिटेन करेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन तो हम रिटेन कर ही रहे हैं, ये हमारी कमाई है। डिविडेंड हम जो यहाँ पे दे रहे हैं, एक साल जो हमने डिविडेंड दिया, अगले साल उससे थोड़ा सा ज्यादा देंगे, इन्फ्लेशन के साथ थोड़ा 2-4% बढ़ना चाहिए, फिर यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा, यहाँ से थोड़ा और बढ़ेगा। कमाई कितनी भी फ्लक्चुएट हो, आपको एक रेंज में डिविडेंड मिलता रहेगा। इससे ना इन्वेस्टर का मन शांत रहता है, क्या नहीं इस रेंज में तो कंपनी डिविडेंड देती है, पिछली बार 5 रुपए दिया था, इस बार 5.5 दिया, इस बार 6 रुपए दिया, इस बार 6.5 रुपए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं, और कमाई तो बहुत अच्छी है। अर्निंग पर शेयर तो 80 रुपए है, 85 रुपीज है, कभी 70 हो जाता है, कभी 95 हो जाता है, कभी 50 हो जाता है, लेकिन अपना चल रहा है। बात समझ आ रही? सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, जहां इन्वेस्टर की हार्ट बीट ऐसे ऐसे नहीं होगी, शांति से चलेगी कि चलो ठीक है, टेंशन नहीं। और इसमें कांस्टेंट डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है एक रेट पे डिविडेंड चलता रहेगा। इसमें जो सेकंड टाइप है वो बोला है कांस्टेंट पे आउट रेशियो, दिस इज डिफरेंट। अब देखो कांस्टेंट पे आउट में क्या है, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो आपकी अर्निंग पर शेयर है वो तो ऊपर नीचे होती रहती है, डिविडेंड पर शेयर भी सेम रेशियो में ऊपर नीचे होगा, समझे? तो अगर अर्निंग पर शेयर मेरी अगले साल 25% बढ़ गई, तो आपका डिविडेंड पे आउट जो है ना वो भी सीधा 25% बढ़ जाएगा। तो आपको मजा आएगा कि लास्ट ईयर 10 रुपए मिले थे, इस बार 12.5 रुपए मिले, बट फिर अगले साल अगर अर्निंग पर शेयर 50% डाउन चला गया, तो आपका डिविडेंड भी 50% डाउन चला जाएगा, तो 12.5 का सीधा 6.25 रुपये हो जाएगा, फिर टेंशन भी होगी। समझ आ रहा है? तो ये जो पॉलिसी है डिविडेंड पे आउट की, वो अर्निंग पर शेयर के साथ सेम रेशियो में चलती रहेगी, उसके साथ ही मूव करती रहेगी। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। बात समझ आई? तो परसेंटेज में वो पे आउट आपको कांस्टेंट दिखेगा, बट एब्सोल्यूट नंबर में ऊपर नीचे होगा कि भाई जितना हम अर्निंग पर शेयर कमाते हैं, यहाँ पे देख लो अर्निंग पर शेयर हम जितना कमाते हैं ना, उसमें से हमारा पे आउट है 40%, दिस इज कांस्टेंट पे आउट रेशियो। तो अगर अर्निंग पर शेयर 100 रुपए है तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 40। अगर अर्निंग पर शेयर 60 हो गया तो आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 24। फिर अर्निंग पर शेयर अगर आपका 120 हो गया तो डिविडेंड आपको फिर मिलेगा 48। फ्लक्चुएशन देख रहे हो, वैसी बात होगी। तो परसेंटेज में फिक्स है 40%, बट क्योंकि अर्निंग फिक्स नहीं होती तो एब्सोल्यूट नंबर में डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता, ये थोड़ा सा वेरिएबल है। बात समझ आ रही? तो इसको अपने बोलेंगे कांस्टेंट पे आउट रेशियो। तो क्या कांस्टेंट डिविडेंड और कांस्टेंट पे आउट के बीच का डिफरेंस समझ आना चाहिए, ये पॉइंट है। देखिए आगे नेक्स्ट, इररेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। कभी कुछ कभी कुछ, कुछ भरोसा नहीं है। आज 50 रुपए डिविडेंड दिया है, कल 2 रुपए देंगे, फिर 150 रुपए देंगे, फिर 5 रुपए देंगे, यू नेवर नो क्या होगा, ठीक है? वैसा तो इररेगुलर पॉलिसी अनसर्टन, थोड़ा सा लेस डिपेंडेंस, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इन्वेस्टर को बोले इनका कोई भरोसा नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना, पता नहीं क्या करेंगे, वैसा उतनी अच्छी इंप्रेशन क्रिएट नहीं होती। नो डिविडेंड पॉलिसी, भाई हम तो डिविडेंड देते ही नहीं है, तुमको इन्वेस्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमारी ग्रोथ कंपनी है, हमको गुडविल की कोई नहीं पड़ी, हम कैपिटल अप्रिसिएशन पे फोकस करते हैं, तुमको पैसा दे देंगे, तुम शॉपिंग कर लोगे, फालतू के कपड़े खरीद के ले आओगे, मेकअप खरीद लोगे, मोबाइल फोन खरीद लोगे, नुकसान करोगे, हम वो पैसा री इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। आज तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन कल कैपिटल अप्रिसिएशन होगी तो याद करोगे। ये हमारा अप्रोच है, नो डिविडेंड पॉलिसी। कंपनी कर सकती है ऐसा, ठीक है? ये भी कैटेगरी। तो ये 4 टाइप्स हो गए। बोलो यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ आया, क्लियर हुआ? ये सब स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, और इसके साथ एक आंसर है वो कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हेड पॉइंट वाला है, बस वहाँ पे फ्रेंड करेंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। एक अच्छी डिविडेंड पॉलिसी कैसी होती है, कैसे होनी चाहिए? थियरी आंसर 5 पॉइंट्स 5 मार्क्स। स्टेबिलिटी, आप एज एन इन्वेस्टर बताओ आपको कौन सी पॉलिसी ज्यादा अच्छी लगी चारों में से? नो डिविडेंड पॉलिसी, इररेगुलर, स्टेबल, रेगुलर। स्टेबल एंड रेगुलर अच्छी है, रेगुलर वाले में हर साल पैसा आ रहा है, स्टेबल वाले में शांति रहती है, इररेगुलर वाली मजा है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, और नो डिविडेंड में तो वाई भी खत्म हो गई। बोले क्या है यार, कुछ भी नहीं, डिविडेंड के नाम पे कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट करने का मजा ही नहीं आया। समझ आया?
तो स्टेबिलिटी इज ऑलवेज फेवरेबल फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ग्रेजुअली राइजिंग डिविडेंड, ग्रेजुअली राइजिंग वो गलत है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और बढ़ ही रहा है, पता है, ग्रेजुअली राइजिंग, तो ये भी अच्छा लगता है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश डिविडेंड, पैसा मिले हाथ में तो मजा आती है ना, वो बोनस शेयर दे दे तो फिर ठीक है यार, पैसे तो कुछ मिले नहीं, तो फिर पैसा देना चाहिए। मॉडरेट स्टार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने साल, आपके इनिशियल ईयर्स है आपकी कंपनी के, बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा लिया शुरुआत में, आपने जोश जोश में बड़ा डिविडेंड बांट दिया, अब आपने एक आदत लगा दी इन्वेस्टर को, अब अगले साल अगर प्रॉफिट डिप हुआ तो आप उतना डिविडेंड दे नहीं पाओगे, और उतना डिविडेंड नहीं दोगे ना तो आपका इन्वेस्टर आपसे नाराज हो जाएगा, वो कंपैरिजन वहां से करेगा, यार लास्ट ईयर तो 20 रुपए डिविडेंड दिया था, इस बार 2 ही रुपए दिया, तो आदत मत बिगाड़ो उसकी। देखो ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप मेंटेन करना सीखो। अगर शुरुआत में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा भी लिया है ना, डिविडेंड मॉडरेट दो, डिसेंट, जितना आप सस्टेन कर सको, ताकि कल अगर प्रॉफिट यहाँ से यहाँ आ गया तो आपका डिविडेंड यहाँ से यहाँ नहीं आ जाए, इन्वेस्टर भाग जाएगा। तो उसको ना आदत ही इतनी लगा के रखो कि भाई इतना ही मिलेगा, हम कर लेंगे सब फ्लक्चुएशन, आप इतने पे ही खुश रहो। तो पहले से इतना बड़ा डिविडेंड दे दोगे ना, बाद में वो यहाँ पे नहीं आ पाएगा। साइकोलॉजी समझ आ रही है? तो मॉडरेट स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, ये बताया हुआ। अदर फैक्टर्स, प्रॉफिट में से ही डिविडेंड देना चाहिए, वो तो इम्प्लाइड है, जेब से भरोगे तो कंपनी कल ही बंद हो जाएगी, बात समझ आ रही है? वैसा है। तो ये सारे पॉइंट्स जो है एसेंशियल है साउंड डिविडेंड पॉलिसी की, अच्छी डिविडेंड पॉलिसी में ये सब बातें दिखनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये एक बेसिक आपका आज थियरी पूरा कंप्लीट हुआ। अब कल जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस पे और डिविडेंड मॉडल्स पे जाएंगे। कुछ लोग हैं जिन्होंने डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए आइडियल मॉडल्स बनाए कि कितना परसेंट रिटेन करे, कितना डिविडेंड दे दे। उन लोगों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, एक है वॉल्टर, एक है गॉर्डन, और एक है मोदी, गिलियानी एंड मिलर। ठीक है, मोदी जी यहाँ पे आ गए, मोदी, गिलियानी एंड मिलर। अब इनकी थियरीज अलग अलग है, एक बोलते हैं थियरी ऑफ इररेलेवेंस, एक है थियरी ऑफ रेलेवेंस। व्हाट इज द कंसेप्ट वो अपने कल देखेंगे, आज सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अभी थियरी पे नहीं जा रहे, ये अपना कल का टॉपिक रहेगा। तो इसमें आपको सारी कैलकुलेशंस कल मैं समझाऊंगा कि इनका अप्रोच क्या था, उसके बेसिस पे फिर नेक्स्ट डे अपन समझ गिनेंगे। वैसा है, यहाँ तक कुछ पूछना हो आज के टॉपिक में, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर है सारे पॉइंट्स? ठीक है, बस तो इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर कल देखें।